आज के समारोह में मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश सिंह जी, मंच पर विराजमान जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रगति कुमार, कमलेश मिश्रा जी जो IRCTC के कार्यकारी निदेशक हैं, ADRM सिंह साहब, प्रोफेसर पाधा, मेरे सम्मुख उपस्थित IIM के डायरेक्टर प्रोफेसर सहाय साहब, IIT जम्मू के डायरेक्टर, वाइस चांसलर गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर, वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, DDC के चेयरपर्सन साहब, हायर एजुकेशन की हमारी डायरेक्टर साहिबा, यहाँ के DIG DC, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, सभी विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों के प्रोफेसर, प्राचार्य, देवियों, सज्जनों तथा छात्रों, सदियों पहले जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा था, निस्त्रय गुणिये पथ विचरतः को विधि को निषेधा। और आज ज्ञान विज्ञान अनुभव की यात्रा पर कॉलेज ऑन व्हील्स ज्ञानोदय एक्सप्रेस की शुरुआत से जम्मू कश्मीर ने हायर एजुकेशन सेक्टर में एक नया अध्याय शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के शैक्षिक सांस्कृतिक उत्कर्ष का दिन मैं समझता हूँ कि यहीं से तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। आज ज्ञान के प्रसार को मिली नई गति के उत्सव का भी दिन है। यूनिवर्सिटी कैंपस क्लासरूम के बैरियर्स के बियॉन्ड ट्रांस डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जड़ों को मजबूत करने, अनुभव से सीखने, भारतवर्ष के विविध क्षेत्रों को जानने समझने, विभिन्न संस्कृतियों को जीने, नए की खोज के साहस और अभय को प्राप्त करने की नई जिज्ञासा जगाने, जीवन के सच्चे आलोकित लाइफ लॉन्ग लर्निंग के नए शिखरों को छूने, स्वयं को जानने की यात्रा सचमुच में सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा साबित होगी। प्रोफेसर उमेश राय जी ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस के बारे में आपके सम्मुख जानकारी दी है। मैं उसके विवरण में न जाकर आपसे कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। पहले तो एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि ये पहली ज्ञानोदय एक्सप्रेस है, इसलिए बच्चियाँ जा रही हैं। शीघ्र ही बच्चों की ज्ञानोदय एक्सप्रेस भी जम्मू कश्मीर से रवाना होगी। और जो बात आदरणीय डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने कही, उसमें केवल जम्मू कश्मीर के बच्चे ही नहीं बल्कि 7 समुद्र पार के बच्चे भी उसमें रहेंगे, ताकि एक साथ हमारे बच्चे विदेशी बच्चों के साथ ये सीख सकें कि विदेशों में क्या हो रहा है। सदियों पहले जब भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु था, तब एक बात कही जाती थी कि नया रिसर्च, नया अनुसंधान नए जगहों की यात्रा से ही पूरा होता है। यानी यात्रा को नॉलेज के वर्तमान स्वरूप में ट्रांसफॉर्मेशन का मजबूत हथियार माना गया था। देश के कोने कोने में तीर्थस्थल सिर्फ आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं बनाए गए थे। उनके पीछे एक सोची समझी वैज्ञानिक धारणा भी थी कि लोगों को तीर्थ के माध्यम से देश के दूसरे हिस्सों को जानने, विभिन्न समाज के विचारों, संस्कृतियों को समझने का अवसर भी मिलेगा। आदि शंकराचार्य जी सिर्फ 32 वर्ष जिए, लेकिन अपनी अल्पायु के ज़्यादातर वर्ष उन्होंने विभिन्न स्थलों के यात्रा में ही व्यतीत किया। देश की चारों दिशाओं में अलग अलग 4 मठ की स्थापना की, अनमोल ग्रंथों की रचना की, शास्त्रार्थ किया और अद्वैत वेदांत की महान विरासत छोड़कर हमारे लिए गए। इसी तरह महात्मा बुद्ध, महावीर, चैतन्य एवं बाद के वर्षों में अनेक धर्मों के अनुयायियों का ज्ञान, उनका लाइफ लेसन, उनकी यात्रा का निचोड़ रहा है। अभी डॉक्टर दिनेश सिंह जी जिक्र कर रहे थे बापू का। महात्मा गांधी जब भारत आए तब गोपाल कृष्ण गोखले जी की सलाह पर
उन्होंने ट्रेन से भारत भ्रमण शुरू किया और वो भी तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे ताकि आम लोगों से संवाद द्वारा असली भारत को समझ सके। आप में से अनेक लोगों को जानकारी होगी, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद मुंबई जब वो समुद्र तट पर उतरे तो गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक जी दोनों लोग गांधी जी को रिसीव करने गए थे और उस दिन बग्गी खुद लोकमान्य तिलक जी चला रहे थे। तो गोखले जी ने सलाह दी कि भारत को समझना है तो ट्रेन में यात्रा करो। तिलक महाराज से उन्होंने पूछा कि जो कठिनाई आएगी, तिलक महाराज ने उन्हें कहा कि अब हम लोगों की उम्र ढल रही है, आज़ादी के आंदोलन का बोझ तुम्हारे कंधों पर। तो बापू ने पूछा कि जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान हम कहाँ से ढूंढेंगे, आप तो हमारे साथ न बैठ रहे न बात कर रहे। तो तिलक महाराज ने कहा कि गीता का अध्ययन कर लो, जो भी चुनौती और समस्या आएगी उसका समाधान गीता में तुम्हें मिल जाएगा। तो ये दो सूत्र लेकर के गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी। गांधी जी ने उस समय कहा था कि असली भारत गाँव में बसता है और अब तक गांव वालों ने हजारों की संख्या में अपने जीवन का बलिदान किया है ताकि हम नगरवासी जीवित रह सकें। मैं समझता हूँ ज्ञानोदय एक्सप्रेस उन्हीं प्राचीन मूल्यों का आधुनिक गौरव रथ है जो कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के ग्लोबल अवेयरनेस, 21वीं सदी के स्किल्स, रियल वर्ल्ड नॉलेज प्रदान करने के साथ साथ उनके कल्चरल कॉन्सेप्ट को भी नया विस्तार प्रदान करेगा। मॉडर्न वर्ल्ड की आवश्यकताओं के अनुरूप एजुकेशन का सिर्फ एक ही उपाय है कि स्टूडेंट्स को क्लासरूम से अलग हटकर जीवन के स्किल्स सीखने का अवसर प्रदान किया जाए। इस यात्रा के दौरान आने वाले पड़ावों पर आप स्वयं महसूस करेंगे कि हम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं और तमाम विविधता के बावजूद समानता का सेतु मौजूद है जो हमें आत्मतल पर एक दूसरे से जोड़ता भी है। मैं प्रोफेसर दिनेश सिंह जी तथा इस अभियान से जुड़े हुए अपने सभी कुलपति महोदय और सभी शिक्षाविदों के प्रयास की सराहना करता हूं तथा जो विद्यार्थी यात्रा पर जा रहे हैं, छात्राएं जो यात्रा पर जा रही हैं, उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर की 7 यूनिवर्सिटीज़ की 700 गर्ल स्टूडेंट्स की यात्रा उनके एम्पावरमेंट की भी यात्रा है। उन्हें पहली बार ये अवसर मिला है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ जीवन के विविध आयामों को एक्सप्लोर करें, आपसी सहयोग, टीम वर्क की भावना से कुछ नया क्रिएट करें, अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करें तथा देश की विविधता में बसी मूलभूत एकता को खुद भी महसूस करें। बापू ने कहा था कि यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति है तो नारी निश्चित रूप से पुरुष की अपेक्षा कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। मैं कहना चाहूँगा कि ज्ञानोदय एक्सप्रेस से जम्मू कश्मीर की बच्चियों को अपने नए अस्तित्व के निर्माण का अवसर प्राप्त हो रहा है। पिछले 3-4 वर्षों में इस यूनियन टेरिटरी के पुनर्निर्माण और विकास में हमारी बच्चियों, माताओं और बहनों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है तथा विशेष रूप से अगर मैं एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो उसमें इन्होंने अपनी क्षमता सिद्ध की है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहा करते थे कि प्रत्येक युग में भारत ने ऐसी लाखों नारियां उत्पन्न की हैं जिन्हें कभी प्रसिद्धि नहीं मिली, किंतु जिनके नित्य प्रति के जीवन से समस्त प्रजाति को सभ्य होने की प्रेरणा प्राप्त हुई। उनके हृदय का प्रेम, आत्म बलिदान के लिए उनका उत्साह, उनकी सहज निष्ठा, कष्ट सहने की उनकी क्षमता अत्यंत कठोर परीक्षाओं से गुजर चुकी है और जब जब ऐसा हुआ है उनके साहसिक कृत्यों ने इस प्राचीन प्रजाति के गौरव में वृद्धि की है। आज जब वह एकेडमिक्स में अपने टैलेंट के द्वारा हर सब्जेक्ट में बच्चों से कहीं ज़्यादा गोल्ड मेडल प्राप्त कर रही हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें फक्र होता है। मैं शिक्षा के द्वारा अपनी बच्चियों के जीवन में नए उगते सूरज को देख रहा हूँ। मैं उनकी मुक्त चेतना को महसूस कर रहा हूँ जिससे स्वतंत्र चिंतन की नई धारा ने नए लक्ष्य, नए संकल्प दिए हैं। आज पूरी दुनिया में प्रगति की रफ्तार हमारे आकलन से कहीं ज़्यादा तीव्र है। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन, बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है, जिससे एजुकेशन सेक्टर में बड़ा भारी परिवर्तन आया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा को
हायर एजुकेशन में पूरी तरह से लागू करने की यात्रा में भी मैंने कई बार कहा है कि रियल वर्ल्ड के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए एजुकेशन का कोई परमानेंट फ्रेमवर्क काम नहीं करता है। अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर में टेक्निकल स्किल से भी ज़्यादा अगर कोई सबसे मूल्यवान स्किल है तो वो लाइफ स्किल्स है। आज ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को सिर्फ नए इन्वेंशन या इनोवेशन ही नहीं करने बल्कि अपने आप को भी री इन्वेंट करना है। इसलिए उसे क्यूरियोसिटी तथा पैशन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसका मजबूत आधार यह ज्ञानोदय एक्सप्रेस तैयार करेगी। सभी स्टूडेंट्स को अज्ञात के नए आयाम को डिस्कवर करने और उस प्रक्रिया में अपने आप को री इन्वेंट करने का अवसर भी प्रदान करेगी। विद्यार्थी प्रिय स्टूडेंट्स, ज्ञानोदय एक्सप्रेस द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में आपकी यात्रा आज के एजुकेशन सिस्टम की 2 महत्वपूर्ण भूलों को सुधारने का भी काम करेगी। हमारी पहली भूल ये रही है कि हमने क्लासरूम को क्रिएटिविटी का सोर्स मानने की गलती की, जबकि सच्चाई यह है कि हम विजडम से घिरे हुए हैं जो असीमित है, अक्षय है, यानी कभी समाप्त नहीं होने वाला है। हम उसके साथ अपने आप को ट्यून इन करके सीखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी भूल यह है कि एजुकेशन सिस्टम अपने आप को क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव 2 धड़ों में अलग अलग करके देखता है, जबकि सच्चाई ये है कि क्रिएटिविटी हर एक स्टूडेंट के जीवन का फंडामेंटल पहलू है, मौलिक पहलू है। साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, ह्यूमैनिटी सभी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स का हर पल क्रिएटिव है और वो अलग अलग तरीक़ों से अस्तित्व में उन चीज़ों को लाने का प्रयास कर रहे हैं जो पहले से मौजूद नहीं है। इस यात्रा के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी की गहराई को समझ सकेंगे और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब तक जो असाध्य मालूम होता था वह साध्य दिखाई पड़ेगा। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन की एक छोटी सी कहानी है। एक बार यात्रा के दौरान वह गंगा के किनारे एक घर में रुके हुए थे। रात में एस्थेटिक्स को समझने के लिए वो कोई पुस्तक पढ़ रहे थे। रात को 2 बजे लालटेन में तेल कम हो गया, रोशनी समाप्त हो गई। तब उन्होंने किताब से नज़र हटाई और बाहर देखा। पूर्णिमा की रात थी, चांद और तारे आकाश में झिलमिला रहे थे। वह बाहर निकले और 2 मिनट में उन्होंने वह प्राप्त कर लिया जो इस किताब में उन्हें नहीं मिल सका था। अगले दिन उन्होंने अपने मित्र को कहा कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, मैं एस्थेटिक्स को किताब में ढूंढ रहा था जबकि पूरे अस्तित्व का सौंदर्य मेरे सामने था। इसलिए मैं मानता हूँ कि अनुभव के द्वारा आपको जो सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है वही पूर्ण रूपेण सत्य चित्त आनंद है। वही आपको नए आइडियाज़ देगा और आप स्वयं उसे रियलाइज़ करने का माध्यम भी बनेंगे। क्लासरूम, लैब या कैंपस में इमेजिनेशन की एक सीमा होती है, लेकिन ज्ञानोदय एक्सप्रेस की यात्रा में एक्सप्लोरेशन, इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं है। इतिहास की सबसे पहली और बड़ी डिस्कवरी थियरी ऑफ इवोल्यूशन की नींव चार्ल्स डार्विन ने किसी लैब में नहीं रखी थी। उस समय यानी 1836 में 27 साल के डार्विन अपने लंदन के लैब से 7000 माइल दूर भारतीय महासागर के किलिंग आइलैंड में थे। किलिंग आइलैंड के नज़दीक 27 कोरल आइलैंड की यात्रा के दौरान उनकी डिस्कवरी ने 1859 में थियरी ऑफ इवोल्यूशन को जन्म दिया था। बायोलॉजी का हर एक विद्यार्थी क्लीबर लॉ से परिचित है। मैक्स क्लीबर ज्यूरिक में जन्मे थे और बाद में कैलिफोर्निया में जाकर बस गए थे। एनर्जी मेटाबॉलिज्म पर उनका रिसर्च आज भी नए अनुसंधान का आधार बन रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कई ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं जिसमें नए आइडियाज़ का जन्म होता है, नए इनोवेशंस की प्रेरणा मिलती है। उसमें लैब भी शामिल है, लेकिन कुछ ऐसा इन्वायरमेंट भी होता है जिन्हें मैं आइडियाज़ का नेटवर्क मानता हूँ। जहाँ अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं वहाँ कोलैबोरेशन की संभावना बढ़ जाती है। कई बार यूनिवर्सिटी कैंपस के लॉन में बैठकर चर्चा करते हुए आप सबने स्वयं महसूस किया होगा कि किसी विषय पर 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक नए विजन का जन्म होता है। हर कोलैबोरेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ले जाता है। कोलैबोरेशन से कनेक्शन बनते हैं
और जब हर स्टूडेंट के ब्रेन में मौजूद 100 बिलियन न्यूरॉन्स ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तथा अक्सर उन क्षणों का जन्म होता है जिसे हम यूरेका मूवमेंट भी कहते हैं। ज्ञानोदय एक्सप्रेस की इस यात्रा में ऐसे बहुत से यूरेका मूवमेंट आएंगे और आइडियाज़ के नए नेटवर्क तैयार होंगे। विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक की यात्रा में आपको एक और अनुभव होगा। मदर नेचर से बड़ा कोई दूसरा टीचर नहीं है। विभिन्न इन्वायरमेंट, माउंटेन, ओशन, मैदानी इलाकों में आपको अलग अलग अनुभूति होगी। आप नई चीज़ें डिस्कवर कर सकेंगे। आप शायद क्लासरूम में अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं प्राप्त कर सकेंगे उतनी हद तक, लेकिन नेचर के करीब वह सहज ही उपलब्ध होगी। अमेरिकन संगीतकार रिक रूबिन का एक बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, एंड आई कोट, इट इज सेड दैट द ओशन प्रोवाइड्स ए क्लोजर रिफ्लेक्शन ऑफ हु वी आर देन एनी मिरर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्टूडेंट्स की शैक्षणिक यात्रा उनके लर्निंग की नई धारा को जन्म देगी, नई सोच पैदा करेगी, मौजूदा सोच को नया विस्तार देगी और वापस आने पर वही साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को आप अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। आपके भीतर एक नई क्यूरियासिटी पैदा होगी और आप 3 बातों पर विशेष ध्यान देंगे: पूछना, खोजना और सोचना। आपको एक नया अनुभव होगा जिसकी चर्चा मैं जरूरी समझता हूँ। जीवन में स्वयं को जानना सबसे सरल और सबसे कठिन भी है। यह अजीब विरोधाभास है, पैराडॉक्स है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी आंखें बाहर की तरफ देखने की आदी हो चुकी हैं। हम अपने भीतर झांकते ही नहीं। उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि यह आपकी इनर जर्नी साबित होने वाली है। अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं ज्ञानोदय एक्सप्रेस के एक मानवीय पहलू के बारे में भी जिक्र करना चाहूँगा। ये यात्रा सभी स्टूडेंट्स को शेयरिंग भी सिखाएगी। आपके पास जो है आप उसे बांटना शुरू कर देंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर ब्लावटस्की पूरे जीवन भर ट्रैवल करती रही। उनके पास एक झोला हुआ करता था। एक बार यात्रा में वह ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर बार बार झोले में हाथ डालती थी और कुछ बाहर फेंकती थी। अनेक यात्रियों की जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने कहा कि क्षमा करें, इस झोले में है क्या? बार बार मुट्ठी भर करके आप फेंकती क्या हैं? तो ब्लावटस्की ने कहा, ये फूलों के बीज हैं, इन्हीं को मैं ट्रेन के बाहर खेतों और झाड़ियों में फेंक रही हूँ। जल्दी ही वर्षा होगी और ये बीज फूल बन जाएंगे। यात्रियों ने कहा, लेकिन आप हर रोज़ तो इस रास्ते से गुजरती नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पहली बार इस रास्ते से सफ़र कर रही हूँ और शायद दोबारा कभी आने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो लोगों ने कहा कि आप तो पागल हैं, फिर आप दोबारा इन रास्तों से न निकल सकेंगी, न ही इन फूलों को देख पाएंगी। तो उनका जो जवाब था, आज जिन रास्तों पर मैं फूल को देख रही हूँ और खुश हो रही हूँ, वो अभी किसी और ने लगाए। वैसे ही भविष्य में मेरे फूलों को देखकर कोई और प्रसन्न होगा। विद्यार्थी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, हम जितना शेयर करते हैं, जितना बांटते हैं, उससे ज़्यादा हमें मिलता है। आपकी यह नई यात्रा सफल हो, मंगलमय हो, आप अपने लक्ष्य में विजयी हों। मैं माता वैष्णो देवी से ही प्रार्थना करता हूँ। जम्मू कश्मीर की नॉलेज इकानमी में आज एक नया माइलस्टोन हम अचीव करने जा रहे हैं। इसके लिए आप सबको मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ और इस योजना के पीछे जिन लोगों ने परिश्रम किया है, मैं उनके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।